हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। आज हम सब बात करने वाले हैं हिंदी सिलेबस से। सुपर टेट में जहां से क्वेश्चन बन रहा है इस समय और जहां से बनने की उम्मीद है, क्योंकि लिपियां पढ़ेंगे आज हम सब इस टॉपिक में। और लिप से क्वेश्चन बार क्वेश्चन हर पेपर में लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को लिप से मिल जाती है। इसलिए आज हम अपना एक टॉपिक रखे हैं लिप से। और लिप से आज जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सब पूरा थ्योरी के साथ पूरी कंप्लीट लिप के बारे में पूरा जानेंगे आज। चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं वीडियो को। लिप माने होता क्या है? लिप चाहे आप संकेत उसे कहिए, चाहे आप चिन्ह कहिए, चाहे प्रतीक कहिए, तीनों नाम एक ही है। चाहे लिप बोलिए, चाहे संकेत कहिए, चाहे चिन्ह कहिए या आप प्रतीक कहिए, तीनों नाम लिप का पड़ता है। लिप क्या है? किसी भाषा या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है भैया, उसी को लिप कहते हैं। मतलब जिन चिन्हों का, जिन संकेत का, जिन प्रतीक का आप प्रयोग करते हैं उन्हें ही लिप बोला जाता है। प्रारंभिक लिप का विकास 4 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में भैया हुआ था? 4 चरणों में विकास हुआ था इसका। 4 चरणों में इसका विकास हुआ था। पहला चरण कौन सा है? चित्रलिप से भैया कौन सा विकास हुआ था? प्रतीक लिप से भाव लिप से ध्वनि लिप। पहले चित्रलिप आई थी, इसके बाद प्रतीक लिप, फिर भाव लिप, फिर ध्वनि लिप। इन 4 चरणों में लिप का विकास हुआ था। ध्वनि लिप क्या है? ध्वनि लिप देख लेते हैं हम सब। ध्वनि लिप में 2 प्रकार की लिपि आती हैं। ध्वनि लिप में 2 प्रकार। पहला है अक्षरात्मक लिप और वर्णनात्मक लिप। अक्षरात्मक लिप जो अपने भारत की जैसी लिपियां हैं, ये अक्षरात्मक लिप है। और वर्णनात्मक लिप जो रोमन संख्या होती है वो भी लिप है। तो रोमन वर्णनात्मक लिप में आती है और भारत की अपनी अक्षरात्मक लिप है। अब भारत की प्राचीन लिपियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। भारत की प्राचीन लिपियाँ 3 प्रकार की लिप है भारत की। सिंधु घाटी लिप, खरोष्टी लिप, ब्राह्मी लिप। 3 प्रकार की लिपियाँ पाई जाती हैं भारत में। पहला सिंधु घाटी लिप, दूसरा खरोष्टी लिप और तीसरा ब्राह्मी लिप। सिंधु घाटी लिप का विकास कहाँ से मिला, इसे देख लेते हैं, क्योंकि पेपर यहीं से बनने का संभावना रहता है कि कौन सी लिप किस जला से, किस नदी से, कहाँ से मिली थी। तो सिंधु घाटी लिप में हड़प्पा सिंधु घाटी लिप, इसका जो साक्ष्य मिला था जिला मांटगोबरी से मिला था भैया। कहाँ से पूछा जाता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी लिप का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो जिला मांटगोबरी से मिला था। किस नदी के तट के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी, क्योंकि हड़प्पा जहाँ पे पूछाएगा हड़प्पा रावी याद करना, नदी जरूर याद करना, क्योंकि दोनों में मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी लिप और हड़प्पा सिंधु घाटी लिप दोनों का पूछता है कौन सी नदी किनारे मिला था और कौन सा जिला। तो हड़प्पा सिंधु घाटी लिप जिला मांटगोबरी और नदी रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी लिप, इसे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी लिप जिला लरकाना। किस जिला से भैया मिला था? लरकाना जिला से मिला था। इसकी साक्ष्य मिला था। और किस नदी किनारे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे भैया मिला था। जब सिंधु घाटी लिप पूछा जाएगा तो आप उस समय हड़प्पा वाली रावी नदी लगाएंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी लगाएंगे। आगे आती है खरोष्टी लिप। अगला नंबर खरोष्टी लिप का। खरोष्टी लिप खर प्लस ओष्ठी से बना है। खर माने होता है गधा और ओष्ठी माने ओष्ठ। तो गधा और ओष्ठ, गधा के बीच में जैसे ऐसे बना नहीं रहता, गधा के ऐसे बीच में रहता है, इसलिए गधा उसे बोला जाता है उसके जीभ में। खरोष्टी लिप, उसीलिए उसका नाम पड़ा था खरोष्टी लिप। इसका मिलता है पंजाब में। कहाँ भैया पाया था खरोष्टी लिप का? पंजाब में। किस जिला पे? यूसुफजई जिला। ये पूछा था पेपर में, किस जिला से मिला है खरोष्टी लिप? तो यूसुफजई जिला। किस राज्य का? पंजाब राज्य का जिला में। और किस स्तूप से मिला था? शाहबाजगढ़ी स्तूप से भैया मिला था। पेपर में पूछा जाता किस स्तूप से पाया गया था खरोष्टी लिप? तो शाहबाजगढ़ी के स्तूप से पाया गया था। एकदम फैक्ट चीज़ बता रहे हैं आप सबको। अगला पंजाब में एक जगह से और मिला था। पंजाब में जिला हजारा। कौन सा जिला भैया? पंजाब का हजारा जिला के मानसेरा स्तूप से भी मिला था खरोष्टी लिप का। 2 जगह से मिली थी। यूसुफजई जिला से पंजाब में पाई गई थी, शाहबाजगढ़ी के स्तूप से, जो ज़्यादा मुख्य माना जाता है, ज़्यादा प्रचलन में ही माना जाता है। इसके बाद पंजाब में जिला यह है हजारा जिला, जहाँ मानसेरा के स्तूप से भी खरोष्टी लिप का साक्ष्य मिला था। नोट देख लेते हैं भैया। नोट वही 2000 वाला लगाना। आप सब नोट्स बना लेना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो हम नोट से ही बनाए हैं, नोट से बना के ही पढ़ा रहे हैं। हमारे पास अभी उतना व्यवस्था नहीं है कि आपको टाइप करके सब कुछ दे दें। देखते हैं नोट में क्या है। खरोष्टी लिप की सबसे बड़ी विशेषता भैया, सबसे बड़ी विशेषता दाएं से बाएं लिखी जाती है भैया। दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू वाला लिखा जाता है। पेपर में यही चीज़ पूछा है कि कौन सी लिप ऐसी है जो दाएं से, इधर से भैया, इधर से लिखी जाती है बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, तो वह लिप है खरोष्टी लिप। और ये पेपर में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में।
पेपर में आ चुका है, इसलिए ये पेपर में आने की पूरी संभावना है, इसलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, तोड़ के रहेंगे परीक्षा को। अगला लिप देते हैं ब्राह्मी लिप। ब्राह्मी लिप में भैया क्या है, इसका जो साक्ष्य मिला था बस्ती जिला से, अजमेर से। बस्ती में किस जगह से साक्ष्य मिला था ब्राह्मी लिप का, अपनी यही बस्ती भैया, गोरखपुर बस्ती दोनों बगल हैं। तो अजमेर जिला एक बाड़ली गांव के स्तूप से मिला था भैया, बाड़ली गांव पड़ता है अजमेर में, वहाँ से मिला था, बाड़ली गांव के स्तूप से मिला था। और बस्ती में जो पिपराला के स्तूप से मिला था, ज़्यादा पूछा यही जाता है पिपराला के स्तूप से, यहाँ बहुत मुख्य पड़ता है क्योंकि ज़्यादा इसका ब्राह्मी लिप का साक्ष्य जो माना जाता है पिपराला के स्तूप से ही माना जाता है, और वो किस जिला से, बस्ती जिला से, इसलिए ब्राह्मी बस्ती पिपराला। तो बस्ती में पीपर के तरह कौन सी लिप मिली थी भैया, ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान किस पेड़ के नीचे किसका पूजा होता है, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का पीपर, कहते हैं नहीं पीपर के पेड़ में या पीपल के पेड़ में, पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है, तो इसीलिए याद हो जाएगा। आप इसे थोड़ा रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। इसलिए ब्राह्मी लिप बस्ती जिला पिपराला के स्तूप से पाया गया था साक्ष्य इसका। अगला लिप देते हैं ब्राह्मी लिप का वर्गीकरण, क्योंकि इसका वर्गीकरण, इसका विकास देख लेते हैं हम सब। ब्राह्मी लिप का विकास, ब्राह्मी लिप का शुंग लिप, इसे क्या कहा जाता है भैया, शुंग लिप। इसका जब विकास होता पहले शुंग लिप से भैया कुषाण लिप से गुप्त लिप। इसका क्रम पूछा जाता है कि शुंग लिप के बाद कौन सी लिप आई थी, कुषाण लिप आई थी। कुषाण लिप के बाद में कौन सी लिप आई थी, गुप्त लिप आई थी। और गुप्त लिप के बाद में सिद्ध मातृका लिप आई थी। इसे क्या बोला जाता है, कुटिल लिप भी कहा जाता है। पेपर पूछता है कुटिल लिप किसे कहते हैं, तो सिद्ध मातृका लिप को कहते हैं। और सिद्ध मातृका लिप से ही अपने देवनागरी लिप का विकास हुआ भैया। जब पेपर में पूछा जाएगा देवनागरी लिप का विकास किस लिप से हुआ है, तो आप सिद्ध मातृका लिप लगाएंगे, क्योंकि पेपर में ये भी आ चुका है। और आप अगर टेट पढ़े हैं, टेट पास हैं, तो आप जरूर पढ़े होंगे कि ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिप का विकास किस लिप से हुआ है। तो चाहे आप कुटिल होगा आंसर में तो कुटिल लगाना, सिद्ध मातृका होगा तो सिद्ध मातृका लगाना, क्योंकि देवलिप या देवनागरी लिप की सबसे प्राचीन लिप या ब्राह्मी लिप मानी जाती है। जब भी पेपर में पूछा जाएगा सबसे प्राचीन लिप कौन सी है देवनागरी की, तो ब्राह्मी लिप है देवनागरी लिप की, ब्राह्मी लिप, इसे जरूर याद करना भैया। और देवनागरी लिप की मूल उत्पत्ति जब पूछा जाएगा, अभी देखो नोट लगाए थे ना, बताए थे, मूल उत्पत्ति की जब बात होगी तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिप होगी, इसीलिए देखो अलग से लिख दिए हैं। इसको भैया नोट लगा के 2000 रुपये का नोट लगाना, और पेपर में आने की पूरी संभावना है। यदि आप सही तरीके से याद करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। देवनागरी लिप की मूल उत्पत्ति, सिद्ध मातृका या कुटिल लिप, और देवनागरी की सबसे प्राचीन लिप जब पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिप लगाएंगे। दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना। आगे देखते हैं देवनागरी लिप, क्योंकि अपनी लिपियां जो है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जिसमें लिखे हैं, ये सब कौन सी लिप में लिखी गई है, देवनागरी लिप में लिखी गई है। इसलिए देवनागरी लिप को बहुत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिप का नामकरण भैया जब पूछा जाएगा तो गुजरात के नगर नामक ब्राह्मण, गुजरात के नागर नामक, भैया नगर नहीं नागर नामक पूछा जाता है किस ब्राह्मणों द्वारा, नागर नामक ब्राह्मणों के नाम पर किया गया देवनागरी लिप का, नागर से नागरी हो गया। देवनागरी लिप का विकास गुजरात के नागर नामक ब्राह्मणों के नाम पर किया गया। देवनागरी लिप का सर्वप्रथम प्रयोग जब पूछा जाएगा तो गुजरात के राजा द्वारा किया गया था। गुजरात के राजा द्वारा, कौन से राजा थे, जयभट्ट राजा थे। कौन से राजा थे, गुजरात के कौन से राजा थे, जयभट्ट। और गुजरात के राजा थे जयभट्ट ने अपनी एक शिलालेख पर प्रयोग किया था भैया। एक शिलालेख पे गुजरात के राजा जयभट्ट ने देवनागरी लिप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पेपर में पूछता है कि देवनागरी लिप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो पूछता है जयभट्ट ने। आंसर सही लगाना जब भी लगाना। आगे देखते हैं, सब वन लाइनर में लिखे हैं इसलिए ताकि याद भी हो जाए, आपका रिवीजन भी होता जाए। उत्तर भारत में इस लिप का सर्वप्रथम प्रयोग भैया, उत्तर भारत में जब बात होगी तो कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा, उत्तर भारत में इस लिप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्र पाल ने भैया प्रयोग किया था। किसने किया था, जब पहले सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाएगा तो गुजरात के राजा जयभट्ट, और जब उत्तर भारत में पूछा जाएगा सर्वप्रथम प्रयोग तो कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्र पाल ने प्रयोग किया था। इसको जरूर याद करना भाई, भूलना नहीं है किसी को। सभी भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ नोट्स बना के चलिए, नोट्स, क्योंकि नोट्स ही आपके पेपर में काम आएगा। अगला देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं, क्योंकि देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलेगा। देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषता में पहला विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। अभी आप पीछे पढ़े ही थे कि देवनागरी लिपि अपना कैसी
लिपि है आक्षरिक लिपि है, क्योंकि इसमें अक्षरों का है, रोमन की तरह नहीं है। अपनी भारत की जो लिपियाँ हैं ये आक्षरिक लिपि है। अगला विशेषता क्या भैया, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए भैया एक वर्ण की व्यवस्था है। एक ध्वनि के लिए एक व्यवस्था, जैसे आप का बोल रहे हैं तो का के लिए केवल एक ही व्यवस्था है, खा बोल रहे हैं तो आप खा के लिए एक ही व्यवस्था है, दो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसको एक एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण की व्यवस्था की गई है देवनागरी लिपि में। अगला विशेषता क्या है भैया, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के वर्णों का क्रम वैज्ञानिक क्रम पूछा जाता है पेपर में कि अपने वर्णमाला का क्रम कैसा है देवनागरी लिपि का, उसमें वैज्ञानिक क्रम दिया रहेगा, मनोवैज्ञानिक क्रम दिया रहेगा। तो आप जब भी उसमें क्वेश्चन में आंसर लगाना तो वैज्ञानिक क्रम ही लगाना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार और फिर बनने की संभावना इसे है, पेपर में आ भी सकता है, इसे ज़रूर नोट करके रखना। अगला विशेषता क्या भैया देख लेते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। अभी आप पढ़े थे एक लिपि पढ़े थे खरोष्टी लिपि, वो कैसी लिपि थी, उर्दू के तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन अपनी देवनागरी लिपि भैया कैसी है, देवनागरी लिपि भैया अपनी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसको याद रखना, क्योंकि जो हम सब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखते जाते हैं। अब इसके दोष कुछ देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि के दोष क्या क्या हैं भैया। कुछ अच्छाई भी पाई जाती है, कुछ दोष भी पाया जाता है हर चीज़ का, इसलिए देखते हैं देवनागरी लिपि का दोष क्या क्या है। कुछ चुनिंदा दोष पाए जाते हैं इसका। पहला दोष क्या है इसका, देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें एक वर्ण को कई तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इसीलिए पढ़ने में दिक्कत होती है, एक वर्ण को कई तरीके से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए जो पंचमा अक्षर बोला जाता है नासिका वाला, उसको देखिए चाहे आप ना लिख लीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे माँ चौड़ा, इसीलिए उसको एक वर्ण को कई तरीके से लिखने से पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। पहली दोष ये होगा। दूसरी दोष क्या होता है देवनागरी लिपि का, कि इसका दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि एक वर्ण को दूसरे वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे आप लिखते हैं पक्का, तो पक्का के नीचे क्या लिख दिए, फिर का लिख दिए, तो आप एक वर्ण के नीचे दूसरा वर्ण चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, इसलिए ये दोष माना जाता है देवनागरी लिपि का, दोष ही पकड़ा जाता है। अगला दोष क्या है, देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का भैया जो सिरोरेखा है, लाइन खींचते हैं ऊपर से, इसका प्रयोग अनुचित होता है। क्योंकि कुछ लोग देखें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ लिखें, अब इसके ऊपर जो लाइन लगा रहे हैं ये लाइन नहीं लगाते, इसे छोड़ देते हैं, इसका दोष भी माना जाता है। सिरोरेखा लगाना जरूरी होता है। देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग अनुचित होता है। अगली दोष क्या भैया, अगली दोष है देवनागरी के वर्णों का लिखने के लिए हर बार हाथ कलम उठाया जाता है। जैसे आप कोई अक्षर लिख रहे हैं तो आप कलम लिखें, जितने अक्षर लिख रहे हैं, का लिखे, ला लिखे, माँ लिखे, अब का लिखने के लिए तुरंत उसी में नहीं लिख दे रहे हैं, आप उसको हाथ उठाना पड़ रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है अगला अक्षर लिखने के लिए, इसलिए एक देवनागरी लिपि की दोष मानी जाती है। देवनागरी लिपि है तो सुधार भैया, जो पेपर में पूछा जाता है ये सुधार से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ महारथी हैं जो सुधार के लिए प्रयास किए थे, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सुधार में कौन कौन से भागीदारी हुए थे। पहला सुधार किसने किया था, देवनागरी लिपि के सुधार हेतु भैया सर्वप्रथम जब प्रयास पूछा जाएगा किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था भैया, सर्वप्रथम प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन जब पूछा जाएगा कि इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 1904 में भैया अपने पत्र, कौन सा पत्र था इनका, पत्र 1904 में पत्र इनका था केसरी में 190 टाइपों का एक फॉन्ट तैयार किया था भैया। पूछा जाता है कितने टाइपों का फॉन्ट था इनका, जो पत्र इनका तैयार हुआ था वो 190 टाइपों का था, जिसे भैया नाम दिया जाता है तिलक फॉन्ट कहा जाता है। किस सन में, 1904 में, किस पत्र में, केसरी में, कितने फॉन्ट में, 190 फॉन्ट में, इसका नाम क्या पड़ा, तिलक फॉन्ट पड़ा। अगला प्रयास देखते हैं किसने किया था प्रयास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि के सुधार हेतु प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। जो 5वां वर्ग का अक्षर होता है नासिका वाला, या ड़ा मा ना, ये सब जो अक्षर होते हैं, इसका प्रयोग के लिए अनुस्वार के रूप में प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था भैया, पूछा जाता है पेपर में, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था, पत्र में लिख के इसके प्रस्ताव को पारित भी करा दिया था। अगला सुधार किसने किया था, महाराष्ट्र के सावरको बंधुओं द्वारा देवनागरी लिपि में 12 खड़ी बोलियों का वर्णन करने का प्रस्ताव रखा। जो 12 खड़ी बोलियां हम सब देखते हैं, ये कैसे आया 12 खड़ी बोलियां, ये महाराष्ट्र के सावरको बंधुओं द्वारा दी गई उपलब्धि है देवनागरी लिपि में, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्या है, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने यह वर्णन किया कि प्रत्येक मात्रा भैया जो होती है, प्रत्येक मात्रा के
प्रयोग व्यंजन वर्ण के बाद या दाहिनी तरफ उच्चारण करने का प्रस्ताव रखा। पेपर में पूछा था है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के बाद या दाहिनी तरफ उच्चारण का प्रस्ताव किसने रखा, तो वह डॉक्टर गोरख प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था। यहाँ तक पूरी लिपियाँ हम लोग देख लिए। यहाँ से मान चलिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने का पूरी संभावना है। तो आप सब कड़ी मेहनत से तैयारी करिए, भर्ती आए या ना आए आप कंटिन्यू रहिए। हो सकता है जब भी भर्ती आए आप अपनी तैयारी को इतनी धार दे दीजिए कि आपको 1-2 नंबर से मात न खानी पड़े। चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।